नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप लोगों के समक्ष फिर से एक बार कि जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी आप लोगों को बताया था कि किस हिसाब से 67 जो बीपीएससी मेंस आ रही है तो उस पे आपको स्टैट्स का अप्रोच होना चाहिए था। और स्टैट्स कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने बताया था, क्योंकि देखिए बीपीएससी में जब भी आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो दो पोर्शन आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एक आपका ऑप्शनल पोर्शन जो आपके मार्क्स गेन करवाते, और दूसरा जो पेपर जीएस पेपर 1 में जो 36x2 मतलब जो 72 मार्क्स है वो आपके स्टैट्स के होते हैं। ये दो जो होता है आपके डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं आपके सिलेक्शन का। अगर आपके दोनों स्टैट्स सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं मार्कशीट में टॉपर्स के उनके दोनों स्टैट्स सही होते हैं और उनके जीएस पेपर 1 में जो ऑन एवरेज बच्चे का मार्क्स 150 या 160 तक डिसेंट उसके डिसेंट मार्क्स कहा जाता है, तो उनके देखेंगे स्टेट्स कहीं ना कहीं सही होते हैं, एक या 1.5 सही होते हैं। जिनके दो सही होते हैं उनके मार्क्स 180 प्लस होते हैं या 170 प्लस होते हैं, तो ऐसे में उनकी जीएस कम कम होता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका स्टैट्स। अगर आप स्टैट्स स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपका बीपीएससी में सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल है जी जीएस में आप भी वही लिखेंगे जो सारे बच्चे लिखेंगे, तो एक या दो नंबर का अप एंड डाउन हो सकता है जीएस में। जैसे किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छा लिखा तो 20 मिल जाएगा या किसी को 18। बट अगर आपका स्टैट्स सही है, आपका स्टैट्स पोर्शन सही है, तो अगर किसी का एक स्टैट्स गलत हो गया मान लीजिए, तो उसके डायरेक्ट 8 नंबर चले जाएंगे और आपके 8 मार्क्स गेन हो जाएंगे। तो आप देखिए इसी तरह से आप कितने आगे जा सकते हैं फुल मार्क्स में। तो ऐसे स्टैट्स एंड ऑप्शनल आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फाइनल सिलेक्शन में। तो हमें स्टैट्स को कम आंक के नहीं चलना चाहिए। जिन बच्चों का स्टैट्स कम वीक है या कमज़ोर है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं 28 दिसंबर से पहले तक आपके जो इम्पोर्टेंट स्टैट्स या क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आप भी शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट पहुंच सके, और ताकि इस छोटी सी मुहिम के माध्यम से आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो बस मेरा इतना ही उम्मीद मैं इतना ही उम्मीद करता हूं कि आप अधिक से अधिक शेयर करें, खुद का भी सिलेक्शन पाए और अपने दोस्तों का भी। तो चलिए पहले स्टैट्स में पढ़ते कि स्टैट्स में हमें पढ़ना क्या है और कितने मार्क्स के आते हैं। तो मार्क्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब आप सेक्शन सी में जाएंगे जीएस पेपर थर्ड में, तो वहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। 4 में से आपको कोई 2 को सिलेक्ट करना रहेगा, और उस 2 में आपके फिर सब डिवाइडेड 6 क्वेश्चन हो सकते हैं या जिस हिसाब से, और मार्किंग स्किल गुने 6 = 36, और फिर 6 होगा तो 36। तो इस हिसाब से होता है आपके 36 मार्क्स के 72 टोटल हो जाएंगे, या समटाइम्स 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 9 मार्क्स के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बट ओवरऑल उस क्वेश्चन में 36 मार्क्स ही रहेंगे एक सेट में, और दूसरे सेट में भी 36 रहेंगे, तो वो मिला के 72। अगर आपके 72 सही हो गए तो बीपीएससी में सिलेक्शन होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। तो देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो बीपीएससी में मुख्यतः 3 स्टेट्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार ग्राफ होता है, दूसरा लाइन ग्राफ होता है, और तीसरा जो होता है पाई चार्ट होता है। ठीक है। और समटाइम्स बीपीएससी क्या करती है कि इन तीनों ग्राफ को मिलाकर, समटाइम्स की लाइन ग्राफ बार ग्राफ को दे देगी तो वो मिक्स ग्राफ बन जाती है, या लाइन या पाई चार्ट को दे देगी तो वो मिक्स ग्राफ हो जाएगी, या फिर समटाइम्स वो बार ग्राफ और पाई चार्ट को मिलाकर दे देगी तो वो से मिक्स ग्राफ करते हैं। तो इस पर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम पाई चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि देखिए पाई चार्ट एक ऐसा सेक्शन है कि यहाँ पे देखिए बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में एक खामियां ये है कि अगर इस तरह से आपका दे दिया गया तो समटाइम्स वैल्यू निकालने में आपको दिक्कतें आ सकती है लाइन ग्राफ में। फिर बार ग्राफ में वही होता है कि समटाइम्स मिस प्रिंटिंग रहा तो आपके साथ हो सकता है कि उसका वैल्यू निकालने में शायद दिक्कतें हो जाए। लेकिन वार ग्राफिक ऐसा है जो सबसे इजीएस्ट पोर्शन माना जाता है आपके स्टैट्स में। देखिए हर कोई नहीं बताएगा कि स्टैट्स में कौन सा पोर्शन इजीएस्ट है, सबसे पहले आप किस पे जाकर सेलेक्ट करना चाहिए। तो जब भी आप एग्ज़ाम में जाए तो आपका फोकस देखिए, आपके पास टाइम नहीं रहेगा 3 आवर्स में आपको जीएस के सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन, फिर सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन लिखना है, देन आफ्टर आपको 2 स्टैट्स बनाने हैं। तो 3 आवर्स में सारे काम करने हैं, उसी में आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, जब क्वेश्चन सेलेक्ट करना हो तो सबसे इजीएस्ट पोर्शन में अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो पाई चार्ट इज वन ऑफ द इजीएस्ट। यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं काफ़ी कम होंगे। दूसरा, अगर आप जाएंगे तो बार ग्राफ पे ध्यान देंगे, ठीक है। देन आफ्टर लाइन ग्राफ, ऐसे आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है और उसकी
डिफ़िकल्टी लेवल कितना ज़्यादा है। कोशिश करें मॉडरेट या ईजीएस्ट टू मॉडरेट जो क्वेश्चन है उसको पकड़ने का, क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ज़्यादा लेंदी होगा, वो आपका समय ज़्यादा लेगा और ऐसे में आपके जो जीएस पोर्शन है उस पे इफ़ेक्ट हो सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाए तो अगर जिसका स्टैट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, याद रखें जिसका स्टैट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो सबसे पहले स्टैट्स ट्राई करें, ठीक है। स्टैट्स बना लेने से क्या होता है कि 72 मार्क्स आपके हैंड है, लेकिन कोशिश करिए 40 टू 45 मिनट्स में ही दोनों स्टेट्स आपके बन जाए। अगर दोनों स्टेट्स 40 टू 45 मिनट्स में बन के तैयार हो जाते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि रिमेनिंग टाइम जो आपके पास 2 आवर्स 15 मिनट बचेंगे तो 6 क्वेश्चन आप आसानी से और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और फिर आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा। जिसके स्टेट्स अच्छे नहीं हैं तो कोशिश करें पहले जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 या सेक्शन 2 में से कोई एक सेलेक्ट कर ले, फिर बीच में स्टेट्स बनाएं और लास्ट में फिर कोई सेक्शन उठाए। लेकिन स्टेट्स को लास्ट में नहीं बनाना है, याद रखें। स्टेट लास्ट में बनाने से क्या हो कि आपका आता हुआ क्वेश्चन स्टेट्स में गलत हो सकता है आपके हड़बड़ी में, क्योंकि टाइम लिमिट काफ़ी कम होती है। तो याद रखें कि किस हिसाब से आपको अप्रोच उठाना है, अप्रोच करना है एग्ज़ाम में, वो मैंने बताया। फिर से मेंस जब होगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा मेंस के 2-3 दिन पहले कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, किस हिसाब से जिस पेपर 1 को आप हैंडल करेंगे, ठीक है। तो हमें स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पाई चार्ट के साथ। देखिए पाई चार्ट में जो है मैं आपको मोटा मोटी कुछ बेसिक बताऊंगा आज, देन आफ्टर कल से प्रैक्टिस करवाऊंगा कि पाई चार्ट पे डिफरेंट टाइप्स का। देखिए टाइप्स पे हमें प्रैक्टिस करना है, टाइप्स पे मैक्सिमम बुक्स नहीं, मैक्सिमम बुक नहीं करना है, मैक्सिमम टाइप्स करने हैं। अगर टाइप्स पे हम प्रैक्टिस कर लिए तो किसी भी टाइप्स का, मान लीजिए मोटा मोटी 10 से 12 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, अगर ये 10 से 12 टाइप्स पे अगर हमने प्रैक्टिस कर लिया तो आप ये गौर करेंगे कि आपके पाई चार्ट स्ट्रॉन्ग हो गए और आपके 36 मार्क्स आपके हैंड में है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर के साथ हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, तो इससे आपके 36 मार्क्स आपके हाथ में हो जाएंगे विद इन 10 टू 12 डेज में। मैं उससे ही कम दिन में कोशिश करूंगा। देन आफ्टर किसी एक और सेक्शन को उठाएंगे, बार ग्राफ को, जिस पे भी हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, या लाइन ग्राफ को जैसा आप लोग बोले, और उस पे भी 36 मार्क्स। तो देखिए 2 सेक्शन जब आप स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे तो किसी तीसरे सेक्शन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चौथा, अब मैं फिर मिक्स ग्राफ पे भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा टाइप्स पे, कि इस पे किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए टाइप्स पे हमें प्रैक्टिस करना है ना कि बल्कि बुक्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाई चार्ट जो होता है, पाई चार्ट क्या होता है। तो जब हम पाई चार्ट पे बात हम करेंगे तो देखिए पाई चार्ट को एक तरह से सर्कल चार्ट्स भी कहा जाता है। सर्कल चार्ट क्यों? क्योंकि देखिए पाई चार्ट में जब भी रिप्रेजेंटेशन करने को आता है तो वो आपके सर्कल के साथ आता है, याद रखें। और जब हम इसी सर्कल में क्या होता है, एग्रीगेट वैल्यू, मतलब जितने भी वैल्यूज़ होंगे इसी में हम इसे रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई है तो आपको इस तरह से दे देगा कि ये आपका 20% है, यहाँ पे 30% है, ये 40% है। तो डैट मीन्स वाट कि एक सर्कल के अंतर्गत जो कंपोनेंट है या कोई टोटल वैल्यू ऑफ सेक्टर है वो यहाँ पे आपको डिवाइड कर दिया जाता है और इसके माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो पाई चार्ट में आप यही रखें। दूसरा बात, पाई चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखना है कि जो पाई चार्ट का जो सर्कल होता है उसकी टोटल जो डिग्री होती है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो 360 डिग्री होती है, याद रखें 360 डिग्री। अब ये इंपॉर्टेंट है डिग्री, क्योंकि देखिए आपको सेंट्रल एंगल निकालने के लिए देगा, ठीक है। सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है किसी भी कंपोनेंट में, जो कि मैं आपको आगे जिक्र करता हुआ देखूंगा। अब आगे हम चलते हैं कि इसी पाई चार्ट में, जैसे कि मेरे नोट्स में देख सकते हैं, इस पाई चार्ट में देखिए ओवरऑल सर्कल जो है उसकी वैल्यू 360 होती है। अगर इसी सर्कल को हाफ डायमीटर में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इधर ये 180 हो जाएगा और इधर ये 180, मतलब ये जो एक लिनियर लाइन है इट रिप्रेजेंट द 180, ये 180 को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब इसी पाई चार्ट में अगर हम एक परपेंडिकुलर मन लंबवत रेखा को ला दिया जाए तो ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आपको सर्कल का मोटा मोटी बस इतना ही जानना है पाई चार्ट में कि टोटल ओवरऑल वैल्यू कितना होता है, 360 होता है, 90 डिग्री कैसे बनती है, 180 डिग्री कैसे बनती है। अब हम आगे चलते हैं कि इसके वैल्यूज़ को कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए एक बात याद रखिए, आपको सेंट्रल एंगल निकालने के लिए देगा। सेंट्रल एंगल आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक वैल्यू ऑफ सेक्टर होगा और टोटल वैल्यू होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक बोलेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। कितने हैं? 10,000 रुपीज़ आपको दे देगी वो टोटल एक्सपेंडिचर के तौर पर, ठीक है। फिर एक पाई चार्ट दे देगा और बोलेगा कि ये आपका जो है कि इस पे हम 20%,
30%, 40%, 50% खर्च करते हैं, ठीक है। तो आप बताइए ये राइस हो गया, तो इस राइस का सेंट्रल एंगल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसका वैल्यू ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। ये नहीं देखिए कि आप देखिए यहाँ पर 10,000 इन रुपीज़ है और यहाँ पर परसेंटेज है, तो पहले क्या है कि इसे मुझे वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वैल्यूज़ क्या होगा, 10,000 का जब आप 20% निकालेंगे तो 20% निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके वैल्यूज़ कितने आ जाएंगे, अबाउट 2,000 रुपीज़। तो देखिए लगभग 2,000 बटे 10,000 इंटू 360 करेंगे तो आपके सेंट्रल एंगल निकल के चले आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सेंट्रल एंगल जब आप निकालते हैं तो वैल्यू का सेक्टर पता होना चाहिए, टोटल वैल्यूज़ पता होना चाहिए और इंटू 360 कर देंगे तो आपके सेंट्रल एंगल निकल जाएंगे। ठीक उसी तरह से एग्ज़ाम में अगर पूछ दे कि बताइए इसमें वैल्यूज़ ऑफ सेक्टर क्या है, तो वैल्यूज ऑफ सेक्टर की जब हम बातें करेंगे तो कि सेंट्रल एंगल उस समय दिया होगा और आपको टोटल वैल्यूज़ का भी मान दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे में आप वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए किसी भी तरह से आप पूरा फार्मूला आप देख ले, इस तरह से फार्मूला कि जब सेंट्रल एंगल हो सकता है, सेंट्रल एंगल दिया हो, इसमें से टोटल वैल्यू ना दिया हो और वैल्यू ऑफ सेक्टर दिया हो और बोले कि टोटल वैल्यूज निकाल के दिखाइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है इसमें बच्चों कि टोटल वैल्यूज और आपका वैल्यू ऑफ सेक्टर दिया हो ऑलरेडी और बोले सेंट्रल एंगल निकाल के दीजिए। फिर तीसरा टाइप से इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि आपका टोटल वैल्यूज़ दिया हो लेकिन वैल्यूज़ ऑफ सेक्टर नहीं दिया हो, वैल्यूज़ ऑफ सेक्टर इन परसेंटेज दिया हो, तो फिर उसको हम वैल्यूज़ ऑफ सेक्टर निकालेंगे, देन आफ्टर इसको वैल्यू ऑफ सेक्टर बाय टोटल वैल्यूज़ करते हुए 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो इस तरह से जब हम स्टैट्स में करेंगे तो हमारा ये दो पोर्शन जो है आप आसानी से आप देखेंगे। इसका जो खेल है ये पूरे आपके पाई चार्ट में देखने को मिलेगा कि आप सेंट्रल एंगल निकाल के दिखाइए, वैल्यू ऑफ सेक्टर निकाल के दिखाइए, टोटल वैल्यूज निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होंगे, वो आप उस पर ध्यान देंगे। आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जो ओवरऑल जब हम बात करेंगे एक सर्कल का तो ये 360 होता ही है, साथ ही साथ इसका जो परसेंटेज ये जो ओवरऑल जब हम सर्कल का परसेंटेज की बात करेंगे तो ये भी 100% होता है। याद रखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 100%। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि सर्कल के 1% का सेंट्रल एंगल क्या हो सकता है, तो सिंपली से है कि 360 उसकी टोटल आपका एंगल होता है और उसका जो टोटल वैल्यूज़ है वो आपका 100 है, तो आपका सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, 3.6 डिग्री, 3.6 डिग्री। तो एक बात याद रखें कि 1% बराबर हमेशा 3.6 डिग्री आपके होंगे, ठीक है। और इसी को सब डिवाइडेड अगर हम आगे करते हैं 3.6 को, तो देखिए 10 से कन्वर्ट हुआ यहाँ पर 10, तो ये 18/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सब डिवाइडेड करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर एग्जाम में अगर रेशियो 4:8 है, सॉरी, अगर एग्जाम में आप गए और वहाँ पे आपने 4:8 करके छोड़ दिया, ठीक है, 4:8 करके छोड़ दिया और इसका सब डिवाइडेड क्या होगा, 2:4, और आगे भी जब देखेंगे तो 1:2, सिंपली 1:2। मैं आपको समझाने के लिए सब डिवाइडेड ज़्यादा कर रहा हूँ। तो 4:8 का सब डिवाइडेड 1/2 है और आपके पास टाइम नहीं है और आपने सोचा चलो मैं 4/8 करके ही यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर जो सिर्फ आंसर देखकर मार्किंग करने वाले आपके एग्जामिनर होंगे तो वो आपके 1/2 देखेंगे ना कि 4/8। तो याद रखें सब डिवाइडेड आपको आना चाहिए अंत तक जो हो जाए, क्योंकि ऐसे में कितने ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं स्टूडेंट का, जो मैंने कॉपी देखा उनके आरटीआई के माध्यम से, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि ओवरऑल प्रोसेस सही है, सिर्फ लास्ट का सब डिवीज़न उन्होंने करना छोड़ दिया तो उनके 8 मार्क्स कट गए थे और सिर्फ उनको 1 मार्क्स दिया गया और सिर्फ उसी 8 मार्क्स के कारण उनका फाइनल सिलेक्शन रुका था, याद रखें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आगे हम चलते हैं कि कोई वैल्यू आपको परसेंटेज में दिया हो तो कैसे सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो देखिए एक तो मैंने आपको बताया कि ओवरऑल आपका एक्सपेंडिचर दिया होगा, टोटल वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे, फिर सेंट्रल एंगल निकालने पड़ेंगे। अब आपके परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो याद रखें कि जो आपका परसेंटेज अगर निकालना पड़ेगा, देखिए परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यूज़, तो आप क्या होगा कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में जब जाएंगे तो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है वो आपको सेंट्रल एंगल इसका दिया रहेगा कि ये 72 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये मान लीजिए ओवरऑल मिलाकर दे देगा और बोलेगा बताइए इसका सेंट्रल इसका परसेंटेज क्या होगा, मतलब ये एंगल जो है ओवरऑल सर्कल का कितना प्रतिशत भाग को छेदती है, ठीक है, एक्वायर करती है। तो इसका
ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इसमें आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए 72 है तो 72 डिग्री अपॉन 360 और किस में करना है, 100 में करना है। जब आप इसका वैल्यू करेंगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। तो मतलब ये 72 डिग्री जो है ये ओवरऑल सर्कल का इतना प्रतिशत भाग है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चंस में जब हम चलेंगे आगे तो बोलेगा सेंट्रल पार्ट निकालने के लिए कि परसेंटेज ऑफ पार्ट ऑफ द टोटल वैल्यूज। ठीक है, सेंट्रल एंगल है तो मतलब परसेंटेज दिया है, मतलब मैं आपको आगे दिखाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 10%, 20%, 30%, मतलब ओवरऑल वैल्यू 100% का कुछ ना कुछ सब डिवाइडेड यहाँ पे होगा। और बोलेगा सेंट्रल एंगल बताइए क्या होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 10% है बाई 100, अगर 360 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तो मुझे पता है कि ये 360 का 3.6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो ये 36 डिग्री निकल के आएगा। तो मतलब इसकी सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगी, 36 डिग्री। ठीक है, तो आप ये कोशिश करें कि सेंट्रल एंगल और परसेंटेज कैसे निकालना है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आगे समझाता हूँ। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है। देखिए इस जब पाई चार्ट में हम चलेंगे तो इस पाई चार्ट में कुछ देश है जो उनके क्रिकेट प्लेइंग, मतलब जो उन्होंने क्रिकेट टीम है जो उन्होंने टूर्नामेंट खेला है उसका परसेंटेज दिया हुआ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो 30% है विनिंग किया है, पाकिस्तान ने 15%, इंडिया ने 25%, न्यूजीलैंड ने 15%, श्रीलंका ने 10% और अदर ने 5%। तो पाई चार्ट या किसी भी चार्ट को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप उसको एक जगह पर अपना एक टेबुलर डाटा बना ले कि क्रिकेट टीम और सामने उस टीम का नाम और विनिंग परसेंटेज। ठीक है, विनिंग परसेंटेज हो गया। अब देखिए इसमें मुझे निकालना है क्या है, सेंट्रल एंगल निकालना है। तो मैंने आपको हमेशा बोला कि सेंट्रल एंगल में पीछे कि सेंट्रल एंगल निकालना होगा तो परसेंटेज में ऑलरेडी आपके परसेंटेज दिया होगा और टोटल सर्कल का वैल्यू का परसेंटेज 100% होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो सेक्टर का परसेंटेज दिया हुआ है उसको 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपके सेंट्रल एंगल निकल के चले आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि भारत का जो विनिंग परसेंट था वो 25% था। ठीक, कितना था, 25%। आप देखिए 25% किसका परसेंटेज है, ये 100% का 25% है। तो मतलब 25/100। अब मुझे क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल, मतलब 360 का, ओवरऑल 360 का मुझे सेंट्रल एंगल निकालना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 3.6 से ये चले गए। ठीक है, 75 और 6 मिला के ये टोटल मिला के 90 डिग्री। मतलब इंडिया जो इंडियन टीम है, जब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज सिर्फ आपको दिया गया है यहाँ पर 25% और इसका सेंट्रल एंगल कितना निकल के आया, 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया कैसे निकालना है। ठीक उसी तरह से हम आगे चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 15%। तो देखिए 15% कितने का परसेंटेज का है, ये पूरे सर्कल, मतलब ये पूरे 100%, एक सर्कल कितना होता है 100%, इस 100% का 15% क्या है, पाकिस्तान ने मैच जीता है और ये टोटल वैल्यू कितना है 100। अब मुझे निकालना है क्या है इसमें, तो हमें यहाँ पर निकालना है आपका सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 360 से। तो ऐसे क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360। ठीक है, और जो वैल्यू निकल के आएगा वो 54 डिग्री निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंट्रल एंगल निकालना है। एक सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, जब आगे चलेंगे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, फिर आपको उसमें निकालना रहेगा। फिर आगे चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में, जो कि सबसे ज़्यादा उनका था। तो ऑस्ट्रेलिया के देखिए कितना है, तो ओवरऑल उनका 30% विनिंग था। ठीक है, और कितने में थे, तो वो 100 में थे। ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा उनका 360, क्योंकि पूरे मुझे सर्कल का एंगल का सेंट्रल एंगल निकालना है। और जब देखेंगे तो इनका 108 डिग्री निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे तो आपको सेंट्रल एंगल जब परसेंटेज में दिया रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे जो मैंने आपको एक कंपोनेंट के तौर पे बताया था कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, मतलब एक ओवरऑल टोटल वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। तो ओवरऑल वैल्यूज़ देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना है, 10,000 है। और फिर सब डिवाइडेड कैटेगरीज होगी, जैसे फूड पे उन्होंने इतना खर्च किया, एजुकेशन पे इतना किया, क्लॉथिंग पे इतना किया, रेंट पे इतना किया। तो देखिए यहाँ पे 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे आप, आइटम्स मतलब जो दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर कितना खर्च किया टोटल, जिससे क्या हो कि आप आसानी से आपको पाई चार्ट दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टेबुलर फॉर्म में जब बना लेंगे तो। देन आफ्टर उसमें ये क्या निकालना है कि मुझे सेंट्रल एंगल निकालना है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा, एक कि इसका परसेंटेज निकाले कि इसका टोटल परसेंटेज वैल्यू कितना है, और दूसरा इसका सेंट्रल एंगल कितना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है
कि इसमें डिफ़िकल्टी लेवल जब क्वेश्चन बनाएगा, देखिए तो बोलेगा कि 10,000 ये फूड जो है ये इसके एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत है, ये इसके एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 10,000 का जो है, तो मतलब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2000 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10,000, डिवाइडेड बाई 10,000, और बोला बता इसका परसेंटेज निकाल के बताइए। तो ये 3 से यहाँ पे 3 चले गए, ये 10 से 10, तो ये कितने हो गए 20%। कितने हो गए 20%। तो ये 20% आपके यहाँ पर वैल्यूज़ परसेंटेज में मैं निकाल के दिखाया हूँ। अगर आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपको लेंथी बनाना है अपने आंसर को, तो मैं बता रहा हूँ कैसे आप लिखेंगे। तो 20% है, आप देखिए 100 का परसेंट वैल्यूज़ हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 360 कर दीजिए। देखिए आपकी जो सेंट्रल एंगल है वो निकल के आएगा 108 सेम एज, ठीक है, सॉरी 72 आपका निकल के आएगा। आपको ना विश्वास हो तो फिर से देख ले, 20% बाई 100 इंटू 3.6, ठीक है, 360। आप देखिए इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये 3.6 हो जाएगा, ये आपका 60 और प्लस 12 इजकल टू 72 डिग्री। ये परसेंटेज के तरीके से निकालने का तरीका हुआ, ठीक है। अब दूसरा, लेकिन मुझे इतना लेंदी नहीं करना है, मुझे क्या करना है, आसानी से जब क्वेश्चन आसानी से पूछा जा रहा है तो मुझे कोशिश करना है कि उसका आंसर भी सिंपली तरीके से देना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, देखिए वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि लेंदी होगा तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब आसान है तो उसको आसान तरीका से बना सके। टोटल वैल्यूज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब पूछे रेंट का बताइए कितने सेंट्रल हैं। तो रेंट का ओवरऑल जो खर्च किया गया वो 3,000 खर्च किया गया है, और टोटल वैल्यूज कितना था, तो 10,000 था, और मुझे निकालना कितना है, तो 360 डिग्री में निकालना है। तो आप देख ले 108 डिग्री। तो मतलब जो वैल्यू ऑफ सेक्टर है वो आपका होगा अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ सेक्टर। टोटल वैल्यू ऑफ सेक्टर अब टोटल जो आपका एस्टिमेट दिया हुआ है 360 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ये आपका सेंट्रल एंगल निकल के आ जाएगा। एक और बात याद रखें कि जब इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन बनेगा बच्चों, तो इसमें सबसे कॉम्प्लिकेशन किस हिसाब से बनेगा कि टोटल ओवरऑल एक्सपेंडिचर दे चुका है, क्या टोटल ओवरऑल एक्सपेंडिचर दे चुका है, और इस बार उसने क्या किया है क्वेश्चन में कि परसेंटेज दे दिया है। लेट्स कि मान लीजिए रेंट है, रेंट पे बोला है कि आप परसेंटेज है इसका 20%, कितना है 20%। चलो बताओ रेंट का सेंट्रल एंगल क्या होगा। आप पढ़ के क्या गए थे कि परसेंटेज होगा तो 20/100, देखिए ऐसे भी निकल सकता है बाई 100 इंटू ये, ठीक है, 360। तो ऐसे भी आंसर 72 मार्क्स आ जाएंगे, ये तो सही है, ठीक है। लेकिन आपसे जब क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले आप जो है उस टोटल वैल्यूज़ का सेक्टर का वैल्यूज़ निकाल करके आप सेंट्रल एंगल दिखाइए, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि 10,000 जो है उसका 20% निकालना पड़ेगा, और वो 20% निकालने के बाद वो 2,000 होगा जो वैल्यू ऑफ सेक्टर निकल गया, और फिर टोटल वैल्यूज ऑफ सेक्टर जो है 10,000 है, और फिर जब 360 से जब डिवाइड करेंगे तो 72 मार्क्स आएगा। तो समटाइम्स क्वेश्चंस का डिमांड इस तरह से भी होता है, याद रखें, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं थर्ड टाइप्स में, इसी में कि आगे ये क्वेश्चन किस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। आप देखिए परसेंटेज निकालने को बोलेगा, क्या बोलेगा, परसेंटेज निकालने को, कि बोलेगा कि ओवरऑल ये आपका सर्कल दिया है, और उसमें देखिए सर्कल दिए हुए हैं, इसमें देखिए डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसका जो सेंट्रल एंगल है वो ऑलरेडी कि राइस का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, शुगर का 120 है, 360 है, मेज का 10 है, और अदर का 60% है। तो ऐसे में वो क्वेश्चन बोलेगा कि आप इसका परसेंटेज निकाल के दिखाइए कि राइस जो है ओवरऑल का कितना परसेंटेज है। तो इसके लिए बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, जो टोटल आपका जो सेंट्रल एंगल है वो आप पहले लिख लेंगे, बाई टोटल एंगल कितना है, तो टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है 360 होता है, ये तो पता ही है, इंटू 100, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए राइस पे आपसे क्वेश्चन किया गया है, तो राइस का कितना है 90 डिग्री है, ओवरऑल मेरा कितना होगा सर्कल का 360, और परसेंटेज निकालना है तो 100 में निकालेंगे। तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा 25%, ठीक है। तो आपको मैंने अब तक बेसिकली 3 टाइप्स पे आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि एक सेंट्रल एंगल निकालना है, आपको टोटल वैल्यूज़ निकालना है, फिर परसेंटेज निकालना है, फिर अगर ओवरऑल आपका वैल्यूज़ दिया रहेगा, फिर परसेंटेज दिया रहेगा, फिर बोलेगा पहले इसकी वैल्यूज़ निकालिए फिर इसका सेंट्रल एंगल निकालिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं पाई चार्ट में, ठीक है। इसके साथ ही मैं इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें बता दूं कि जब आप
स्टैट्स बनाएंगे तो उसके लिए 2-3 चीज़ें आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक परसेंटेज, ठीक है, दूसरा आपका एवरेज आना चाहिए, ठीक है, और थर्ड जो है आपका जैसे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द आपके घूमते रहता है। समटाइम्स क्या कहेगा कि आपने इतना एक्सपेंडिचर खर्च किया, आपका इतना इनकम है इस ईयर में, बताइए। समटाइम्स बोलेगा कि एक्सपेंडिचर आपका 2 साल का सेम है, तो बताइए इसका इनकम निकाल के दिखाइए, कंबाइन इनकम। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे स्टैट्स में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम ये देखते हैं कि देखिए प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, याद रखें। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग का मतलब होता है बेचना। सेलिंग प्राइस तो मतलब जिस प्राइस पे हम बेच रहे हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं मार्केट से, किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं मार्केट से, तो उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो ऐसे में आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछेगा कि प्रॉफिट निकाले और लॉस निकाले। तो देखिए प्रॉफिट कब होगा, तो एग्जांपल समझिए कि कोई सामान मैं मार्केट में गया और उसको 10 रुपीज़ में खरीदा, ठीक है, और फिर ला करके अपने शॉप पे उसको 20 रुपीज़ में मैंने क्या किया, सेल कर दिया। तो आप बताइए ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब खरीदा हुआ, और ये क्या है, सेल प्राइस, ठीक है, मतलब बेचा हुआ। तो मैंने कम दामों पे बेचा या ज़्यादा पे, तो ज़्यादा पे कितने रुपीज़, 10 रुपीज़। तो देखिए जब भी प्रॉफिट निकालना होगा तो सेलिंग मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब जो मैंने बेचा तो 20 और माइनस कॉस्ट जो खरीदा था, ठीक है, तो 10 रुपये का मैंने बेनिफिट कमाया। आप देखिए इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चलो आप इसका परसेंटेज बताइए कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। तो याद रखें हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज आपका जो आपने गेन किया है, तो मैंने कितना गेन किया था, 10, और किस पे गेन किया था याद रखें, तो हमेशा याद रखेंगे कॉस्ट प्राइस पे आपके प्रॉफिट निकलेंगे, ना कि सेल प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, तो 10, और जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताइए हमने कितना परसेंट गेन किया, तो 100% जो है हमने गेन किया था अपने उस कॉस्ट प्राइस पे। जैसे कि एक पेन है, फिर से मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए मैं गया, एक बंडल पेन खरीदा, उस बंडल का पेन का दाम था 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया कि एक खुदरा विक्रेता के तौर पे उस पर 2 रुपये एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दिया, मतलब तो मान लीजिए तो इसको मैंने 200 रुपये में बेचा, ठीक है। अब ये कॉस्ट प्राइस इसका था 100 और मैंने इसको सेल किया 200 में, तो आप बताइए मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट जो हुआ मुझे, तो उसका फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब मैंने क्या किया कि इसको 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। देखिए अब मैंने क्या किया, 100, मतलब 100 रुपया मैंने क्या किया, बेनिफिट कमाया। अब आपसे पूछेगा कि बताइए परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज सेलिंग पे तो नहीं पूछेगा ना, आपसे पूछेगा कॉस्ट पे, मतलब जो आप 100 रुपया खरीदे थे उस पर आपको कितना बेनिफिट हुआ, मतलब 100 रुपया में खरीदे थे सोचिए, और 100 रुपया मैंने बचा भी लिया, तो मतलब मुझे तो कुछ खर्च करना पड़ा ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि आपके 100% क्या हो जाएंगे ये, एक तरह से देखें तो आप देखेंगे 100% बाई 100 इंटू 100, मतलब प्रॉफिट बाई कॉस्ट इंटू 100, और ये 100 से 100 कट गया तो ये क्या हो गया, 100% आपका हो गया। तो समझ में आ गया। ठीक उसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कि लॉस परसेंट कैसे होगा। मान लीजिए कोई पेन में 20 रुपीज़ में खरीदा और फिर इसको मैंने 15 रुपीज़ में क्या किया, सेल कर दिया, क्योंकि डिमांड नहीं थी मार्केट में, तो ऐसे में मुझे मजबूरी में उसको बेचना पड़ा, ये मानिए, ठीक है, जैसे आज अभी इन्फ्लेशन चल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो मैंने कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़ थी और बेचा 15 में, तो मुझे लॉस लगा या बेनिफिट प्रॉफिट, तो मुझे यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। और लॉस कितने रुपीज़ का हुआ, तो आप क्या करेंगे, लॉस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, याद रखें, कॉस्ट प्राइस मतलब माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट कितना था 20 और मैंने बेचा कितने में, 15 में, तो मुझे लॉस कितना लगा, 5 रुपीज़ का, ठीक है। आप पूछिएगा कि बताइए इसके परसेंटेज कितने हैं, तो इसके परसेंटेज हो जाएंगे 5 अपॉन अगेन कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना 20 था, अब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 टाइम्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे 25% का क्या हुआ था, मार्केट में लॉस लगा। तो ये परसेंटेज की जो मुख्य बातें बस इतना ही जानना है। दूसरा, जब आप बनाएंगे क्वेश्चन में तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा परसेंटेज के हिसाब से कि इस ईयर हमने इतना बेनिफिट किया, इस ईयर हमने इतना बेनिफिट किया, तो बताओ मैंने कितना ज़्यादा बेनिफिट किया। मैं जैसे 2004 में कोई कंपनी है, तो उसने बोला कि मैंने इतना प्रोडक्शन किया 10 लाख मिलियन टन्स, और कुछ यहाँ पे 2005 में मैंने किया 20 लाख मिलियन टन्स, बोलेगा बताओ 2004-5 की तुलना में हमने कितना परसेंट ज़्यादा किया।
तो देखिए यहाँ पे दो टाइप्स के क्वेश्चन परसेंटेज में आपके पूछे जाएंगे, पाई चार्ट में या बार ग्राफ में, याद रखें। पहला होगा टू द, तो टू द होगा तो सिंपली क्या होगा, जो 2005 का होगा बाई 2004 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। लेकिन पूछेगा हाउ मच, मतलब कितना ज़्यादा किया, तो ऐसे में क्या होगा, बेस ईयर आपका 2004 हो जाएगा, ठीक है। तो बेस ईयर जब 2004 हो जाएगा तो जो करंट ईयर है 2005 मान लीजिए माइनस 2004 जो आपका हुआ हो बाई बेस ईयर 2004 इंटू 100। अब देखिए कॉम्प्लिकेट हो गया, आप समझ नहीं पाए होंगे, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कोई कंपनी 2004 में 10 मिलियन लाख टन कोई प्रोडक्शन करता है और 2005 में वो 20 लाख मिलियन टन करता है, ठीक है। अगर पहले टाइप्स में क्वेश्चन पूछेगा बताइए इसके कितने प्रतिशत है, तो सिंपली है कि 20/10, ठीक है, इंटू 100, मतलब 2004 के तुलना में 2005 में कितना, तो मतलब ये सिंपली इसको 10 से, ये 10 हो गया, तो मतलब ये आपके 200% जो है इंक्रीज किया था। कितना, 200% इंक्रीज किया था। तो एक टाइप्स का क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा। दूसरा टाइप्स का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सेकेंड टाइप्स में कि बताओ हाउ मच, मतलब कितना ज़्यादा किया था। तो देखिए 2005 में हमने कितना किया था 20 लाख टन, और 2004 में कितना किया था 10, और फिर -10 इंटू 100, तो इसमें क्या हो जाएगा 10/10 इंटू 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, मतलब 100% हमने गेन किया था पिछले साल के तुलना में। देखिए एक में उसमें से कितना आगे हम गए और दोनों में कंपेरिजन कितना ज़्यादा और कितना कम, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इस पर आप क्या होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो परसेंटेज पे यही क्वेश्चन पूछेगी आपसे, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एवरेज पे। एवरेज पे क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि मान लीजिए एवरेज प्रोडक्शन इस साल का इतना है, तो माने प्रोडक्शन 2004, 2005, 2006, 2007 में कंपनी ए को हुआ, बी में इतना हुआ, तो पूछेगा बताइए 4 साल में कंपनी ए का प्रोडक्शन टोटल एवरेज कितना है। तो चारों को जोड़ करके बाय डिवाइडेड जितनी वैल्यूज होगी कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। या समटाइम्स बोलेगा कि ओवरऑल का निकाल के दिखाइए, या समटाइम्स कभी आपसे क्वेश्चन ये दे देगा कि ईयर 2004 से 5 कंपनी ए का एवरेज प्रोडक्शन क्या था, 2005 और 6 कंपनी बी के एवरेज प्रोडक्शन क्या था, और फिर बताइए दोनों के ऐड वैल्यूज़ का एवरेज कितना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो कि मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा कि स्टेट्स कैसे बनाना है। आप मेरे साथ 20 दिसंबर तक बने रहे, क्योंकि 8 दिसंबर उसके बाद मैं रिवीजन करवाऊंगा आपके स्टेट्स का। तो 20 दिसंबर तक मैं आपके 36x2 मार्क्स आपके जेब, मतलब आपके हाथ में हो जाएगा, और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।